हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। देखो हमारा टेंस चल रहा था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने दो कक्षाएं पढ़ ली। आज हमारी जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में बोले तो पूर्ण भविष्य काल। अब पूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं? देखो भविष्य काल किसे कहते हैं? जो समय आगे आएगा, आगे आने वाले टाइम को, समय को, काल को, अवधि को भविष्य काल कहते हैं। समझ गए? इतना तो समझ में आ गया कि भविष्य काल किसे कहते हैं? जो समय आगे आएगा वो हमारा भविष्य काल होगा। अब पूर्ण भविष्य काल क्या होगा? तो पूर्ण भविष्य काल उसे कहते हैं जो आगे आने वाला टाइम है उसमें कोई काम है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी काम है वो कंप्लीट हो जाता है। वो काम कब वो कंप्लीट हो जाता है? भविष्य में। वो आपका होता है पूर्ण भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा 30 मतलब थर्ड 3 नंबर पर है। इससे पहले हमने दो पढ़ चुके हो, सिंपल पढ़ लिया और इसके कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो सबसे पहले टेंस को पढ़ने से पहले उसकी पहचान आपको याद होनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब तक आप उसकी पहचान नहीं जान पाओगे आप टेंस को पहचानोगे कैसे? तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, ये दिखा रहा हूं आपको भी। देखो कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी वाक्य होगा, कोई भी हिंदी वाक्य ले लो, उसके लास्ट में या अंत में चुका होगा शब्द होगा, या चुकी होगी होगा, या चुके होंगे आदि शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं। इनके अलावा चुका होगा को हम चुकेगा भी लिख सकते हैं, चुकेगी भी लिख सकते हैं, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये शब्द भी आएंगे। देखिए इतना सा ध्यान रखना कि ये शब्द देखो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात यही थी। सबसे पहले टेंस की पहचान ज्ञात होना जरूरी है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर देखो, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके लाइक करने में आपको इतना जोर नहीं आता, एक बटन को क्लिक करना पड़ता है बस। तो इसे लाइक जरूर किया करो अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप लाइक करो, नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बिना फालतू। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, अब देखो सेकंड नंबर पे जो बात है वो है हेल्पिंग वर्ब। टेंस में तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है, तो पहचान, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो पहचान हमने देख लिया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। मैं हर बार लिखता आ रहा हूं कि हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाली वर्ब या क्रिया। तो देखो दो सहायक क्रियाएं हैं, विल हैव, शेल हैव। ये दो सहायक क्रियाएं है इसमें कि विल हैव, शेल हैव। अब देखो दोनों का एक साथ तो प्रयोग हो नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में। ऐसा तो है नहीं कि कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं और उसमें दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं, नहीं। ये ओब्लिक देखो, इसका मतलब है कि या तो विल हैव आएगा या शेल हैव आएगा। अब देखो शेल हैव कहाँ आएगा ये देख लो, ये अपने आप ज्ञात हो जाएगा। शेल हैव का प्रयोग हम दो चीजों के लिए करेंगे, तो आई और वी। जहां पर भी आपको आई सब्जेक्ट दिखाई देगा उसके लिए ये प्रयोग करेंगे, जहां पर भी वी दिखाई देगा उसके लिए भी ये। मतलब कि इन दोनों के लिए हम शेल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी जो बच गई सभी उनके लिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी आपको समझ में आ गई कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, विल हैव, शेल हैव। दोनों का प्रयोग मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखो नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य किया जाएगा, जो कार्य होगा वही आपकी मेन वर्ब होगी, वही आपकी क्रिया होगी। क्योंकि क्रिया की परिभाषा क्या है? किसी भी काम को करना, और वो आपकी मेन वर्ब होती है। तो देखो मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तीसरी फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। फॉर्म तीन होती है, वैसे तो 5 होती है लेकिन 3 हमें देखनी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार से 3 फॉर्म होती है। तो इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? इस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कम, केम, कम, इस प्रकार से। कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, तो ये प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई
इसकी पहचान क्या है टेंस की, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इतना समझ में आने के बाद में प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम वो चारों सेंटेंस बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो एक बार और चला कर देख लिया करो, वीडियो को पीछे करके दोबारा से, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, लाइक नहीं कर रहे तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई, लाइक तो करना पड़ेगा आपको। अब देखो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ये है हमारा सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, देखो जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले सेंटेंस को याद, सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला ज्ञात होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता नहीं, आप किसी भी हिंदी सेंटेंस का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल, आप इसे पॉसिबल नहीं बना सकते। तो देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट हमने रख दी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, अब आपको पता है इसके 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो विल हैव, शैल हैव। विल शैल का प्रयोग आई और वी के लिए, और विल हैव का प्रयोग सभी के लिए, आई और वी के अलावा। हेल्पिंग वर्ब आ गई। नंबर 3 पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से यह हमारा इतना सा सूत्र है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब 2 है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं है टेंस का पढ़ने का, आप किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, मेन वर्ब कहाँ, आप किससे बनाओगे। इसलिए आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, राम जयपुर जा चुका होगा। ये लो, ये हमारा सेंटेंस है कि राम जयपुर जा चुका होगा। इस सेंटेंस से 2 क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन होंगे कि जो ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो ये वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, ये किस टेंस का है। तो लास्ट में आप देखोगे चुका होगा, ये शब्द दिखाई दे रहा है। तो जहां पर भी आपको चुका होगा शब्द दिखाई देगा, मतलब कि हमने इसमें पहचान देखा, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ये शब्द दिखाई देते ही हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इतना तो समझ में आ गया है कि लास्ट में ये शब्द दिखाई दे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सर आपने ये कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इनमें से कोई भी एक शब्द दिखाई देगा तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। यहां तक आपको पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये सेंटेंस आपका कैसा दिखाई दे रहा है आपका, देखो इसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और नई शब्द का प्रयोग नहीं होने के कारण यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये थी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। 2 वाक्य समझ में आ गए। अब देखो राम इसमें सब्जेक्ट है, जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है, और ये इसकी पहचान। अब देखो अधिकतर स्टूडेंटों को ये दिक्कत आती है कि सर इसमें सब्जेक्ट का हमें पता नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट का नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे दर्शाए, वर्ब कैसे दर्शाए।
तो मैंने एक कक्षा बनाई है, पीछे वाली कक्षा में देखना सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। आप उस कक्षा को देख लोगे तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उस कक्षा को देखना सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है अपने आप। उसमें मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट कहाँ किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से, वर्ब को किस प्रकार से, उसको देख लेना। यहाँ मेरे को बताने से टाइम ज्यादा खराब होगा क्योंकि हमारा चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ लिख देंगे, अपने आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो ये लिख दो सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? राम, ये लो लिख दिया। इसके बाद में कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो, दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, शैल हैव। तो राम के लिए विल हैव, ये लो विल हैव, यहां तक हो गया। इसके बाद में कह रहे हैं मेनू की थर्ड फॉर्म लिखो, जाना, गो, वेंट, गो। देखो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का। तो गोन, और जोड़ने के लिए टू। अब ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट जयपुर है, गोन टू जयपुर। इस प्रकार से ये बन गया। इतना सा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। यहां तक काम हो गया। अब देखो आपने इंग्लिश में पहचानिया कि लास्ट में चुका होगा, ये शब्द दिखा देते हैं आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर दोगे। अब आप कहोगे सर इंग्लिश में कैसे पहचाने ये सेंटेंस, अंग्रेजी में अगर आ जाए तो हम कैसे पहचाने कि ये किस टेंस का है? तो देखो अंग्रेजी में पहचानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लोगे ना, हेल्पिंग वर्ब को जान जाओगे ना, तो वो आपका अपने आप इंग्लिश पहचान जाओगे। देखो विल हैव इस टेंस के अलावा किसी और टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं। थर्ड फॉर्म तो आ सकती है किसी और में, लेकिन ये नहीं आ सकती। तो हेल्पिंग वर्ब को देखकर आप पहचान सकते हो इंग्लिश में कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, इस प्रकार से देखो अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, जिससे एक एग्जांपल और देखो, मैं खाना खा नहीं, ये सही है सर। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। इस प्रकार से देखो, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, ये हमारा सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हमारी सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और ये इसकी पहचान है। अब देखो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, सबसे पहले हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। अब मैंने कहा था आई और वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई और वी के लिए हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे, सेल हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी सेल हैव, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ दो नंबर पर विल सेल हैव तो करेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद में हेल्पिंग ऑफ सेल हैव, मेन की थर्ड फॉर्म खेलना, प्लेड 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 प्लेड। इस प्रकार से वी सेल हैव प्लेड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये बन गया आपका सेंटेंस। देखो सेल वाला भी आ गया, विल वाला भी, इस प्रकार से दोनों का प्रयोग किया जाएगा। वी और आई के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। ओके, यहां तक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस देखो, नंबर 2 पे है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
देखो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नोट का प्रयोग देखो सूत्र फॉर्मूला में दोबारा से बता देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह सेम ही है, बस जरा सा अंतर है। जरा सा अंतर क्या है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग होगा और अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसमें नॉट का प्रयोग देखो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब हेल्प प्लस हेल्पिंग, और देखो हेल्पिंग अब दो है इस टेंस की, एक तो विल, तो 3 नंबर पे नोट लगा देंगे इसे, नोट हैव, और इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं कि सेल नोट हैव, या तो ये आएगी या ये आई और वी के लिए आएगी, और आई और वी जहां नहीं आएगा उसके लिए ये आएगी। इसके बाद में मेनू की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, इतना सा है। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है, मैंने हर बार यही बात कह रहा हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग अब दो है, आई और वी के लिए ये और सभी के लिए ये, यानी कि थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, वही एग्जांपल दिखाता हूँ कि राम, राधा, राधा स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जा चुकी होगी। ये लो कि राधा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, राधा है वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी, ये सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस में नई शब्द का प्रयोग हो गया है, तो जहां नई शब्द का प्रयोग होगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें राधा है, उसके बाद जो स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है, और ये इसकी पहचान है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राधा, सब्जेक्ट लिख दिया, राधा में सब्जेक्ट लिख दिया। राधा के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, या तो ये लिखो या ये तो ओनली आई और वी के लिए आती है, आई और वी के लिए, और सभी के लिए विल नॉट हैव आएगा, तो विल नॉट हैव, ओके। इसके बाद मेनू की थर्ड फॉर्म, जाना, तो गोन टू स्कूल ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बन गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राधा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब देखो मैं इस नेगेटिव हो गया, इसे मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं। देखो इंट्रोगेटिव सेम सा ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नंबर 3 पर जो सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो देखो ये नेगेटिव था, इसमें से नोट हटा दो, मैंने नोट हटा दिया है, और इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले रख दो, और जो सब्जेक्ट है वो बाद में रख दो, इतना सा फर्क है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद में सब्जेक्ट आएगी, बस इतना सा फर्क है। और सेम का सेम वैसा आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इतना ही है। इतना सा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। अब देखो ये एग्जाम्पल, राधा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, तो इसमें नई शब्द को हटा देते हैं और क्या लगा देंगे कि क्या, क्या राधा, क्या राधा स्कूल जा चुकी होगी, इस प्रकार से क्या राधा स्कूल जा चुकी होगी। तो इसमें सबसे पहले सूत्र को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखो और सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब, ये नोट उठाकर हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो विल, इसके बाद हम सब्जेक्ट बीच में लिख देंगे राधा, इसके बाद में हैव लिखेंगे कि विल राधा हैव गॉन टू
स्कूल, ऐसा कैसा। बस यहाँ ध्यान रखना है, जब भी ये विल हैव वाला आता है, विल बीन वाला शब्द आता है, उनके बीच में हम सब्जेक्ट को लगा देते हैं। तो विल सब्जेक्ट हैव, इन दोनों के बीच में वैसे लगता तो नहीं, मैंने कहा कि हेल्पिंग में ये दोनों साथ आनी चाहिए थी, ऐसे इनका प्रयोग ऐसे होना चाहिए, विल हैव राधा, लेकिन ये गलत है, सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में लिखते हैं हम, इन दोनों के बीच, समझ गए, इस प्रकार से ध्यान रखना। तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव ने बना दिया, इससे हम नंबर 4 पर जो आता है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा, दोनों काम होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, अब देखो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आ गया, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नोट का प्रयोग भी होगा, ये ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी और नोट का प्रयोग भी। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें किस प्रकार से प्रयोग करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब देखो जैसे विल हैव, सॉरी सब इसमें हेल्पिंग वर्ब मान लो, नंबर 3 पर नोट, नोट के बाद में सब्जेक्ट, और ये ऐसा का ऐसा है, मतलब कि नंबर 3 पर हम नोट का प्रयोग करेंगे सूत्र में। सबसे पहले देखो ये है जैसे, ओके, हेल्पिंग वर्ब ने देख लिया, नोट सब्जेक्ट में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कि क्या राधा स्कूल जा चुकी होगी। अब इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, क्या राधा स्कूल नहीं जा चुकी होगी, नई शब्द लगाएंगे, नहीं जा चुकी होगी, यह है कि क्या राधा स्कूल नहीं जा चुकी होगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो कि विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इनके बीच में लिखा जाता है, ये मैंने कहा था ना। अब नंबर 3 पर नोट भी लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है इसमें, तो 1 2 यहाँ 3 नंबर पे नोट लगाएंगे, यहाँ 3 नंबर पे नोट लगा देंगे और सेम का सेम ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो विल, सब्जेक्ट इनके बीच में आएगी राधा, हैव से पहले 3 नंबर पे नोट, क्योंकि 3 नंबर पे नोट आता है वैसे ये मैंने कहा था, तो विल राधा नोट हैव गो टू स्कूल, इस प्रकार से आपको करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में नोट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव में 3 नंबर पे नोट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में नोट का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट के पहले मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आती है, इतना सा है। चारों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में बताता हूँ। देखो अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है, इतना सा डिफरेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि नोट का प्रयोग होता है और जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये दोनों भी आती है, बस इतना सा फर्क है। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ओके। अगर आपको समझ में न आए मेरा पढ़ाया हुआ तो एक बार फिर से इसे दोबारा से स्टार्ट करके देखना, धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा, फिर भी ना आए तो एक बार और देख लेना, अपने आप आ जाएगा। और ना आए तो मुझे कमेंट करना कि क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।